हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके ज़रूरी है। आज हम अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। जिसमें हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके सीयूटी पीजी सोशल वर्क एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, साथ ही साथ यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट, सबसे कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी है, जिसमें उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेंटल प्रोसेस की बात करी है। उसमें इनका जो मेन फोकस रहा है वो रोल ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर, इंस्टिंक्ट और अर्ली चाइल्डहुड पे रहा है। तो इनका मानना था कि एक इंसान की जो पर्सनालिटी है वो जो शेप होती है उसमें सबसे बड़ा हाथ उसके अनकॉन्शियस डिज़ायर का और साथ ही साथ उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का होता है। तो जैसे इंसान के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होंगे वैसे ही उसकी पर्सनालिटी होगी। ये सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी थी। तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो की कंपोनेंट क्या थे? तो उनका जो पहला की कंपोनेंट है वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन माइंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला है कॉन्शियस। तो कॉन्शियस हमारा क्या है? कॉन्शियस में जो इंसान है उसका जो अटेंशन है वो अभी प्रेजेंट में है। तो वो जो अपना जो जितना भी उसका अभी अटेंशन जो प्रेजेंट की तरफ है वो सब हमारा कॉन्शियस पार्ट में आता है। तो हम जो भी हमारे साथ अभी घटित हो रहा है जिस पे हमारा प्रेजेंटली ध्यान है तो वो हमारा कॉन्शियस में आता है। प्री कॉन्शियस में क्या आएगा? वो सारी इन्फो जिस पे हम अभी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर जब हमको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो हम उसको रिकॉल कर लेंगे। तो वो हमारा प्री कॉन्शियस में होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको 2 into 5 इतना होता है, अभी आपको प्रेजेंटली उस पर आपका ध्यान नहीं है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पर 2 into 5 अगर आपको अभी उसकी कहीं नीड होगी तो आप वो हाँ बता देंगे कि 2 into 5 क्या होता है? 10। तो ये आपके प्री कॉन्शियस में है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर, पर अभी आपके इंस्टेंट वो अटेंशन में नहीं है। आप उसको जब रिकॉल करेंगे आप वो उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा प्री कॉन्शियस में आएगा। अनकॉन्शियस में क्या आता है? अनकॉन्शियस में फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स, फीलिंग और जिसके बारे में जो लोग होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस में आता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो हमारी ये अनकॉन्शियस में जितनी भी थॉट्स और जितनी भी फीलिंग्स और जितनी भी डिज़ायर है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करती हैं। तो वो सारा हमारा अनकॉन्शियस में आता है। नेक्स्ट जो इन्होंने की कंपोनेंट बताया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या होता है? जो इड है वो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये कुछ मैंने कीवर्ड्स हैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगर जानना है, अगर आप ये थ्योरी पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैंने नीचे भी मेंशन की हुई है। तो इड है हमारा, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्या होता है प्लेजर प्रिंसिपल की? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, अपने जो जितने भी इंस्टिंक्ट हैं, डिज़ायर हैं, उनका ये इमीडिएट फुलफिलमेंट वो चाहता है। तो वो हमारा इड होता है। ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो इड की डिज़ायर है और जो सुपर ईगो के कॉन्स्टेंट हैं उसके बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। ये जो हमारा है कॉन्शियस माइंड, जो डिज़ायर्स हैं, जो नीड है, उनको फुलफिल तो करता है बट इन अ सोशली एक्सेप्टेड वे, जो कि गलत भी ना हो और सोशली एक्सेप्टेड भी हो, तो वो ईगो करता है। सुपर ईगो है, ये हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस होता है। ये हम जो जितने भी मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो हमने पेरेंट्स से या सोसाइटी से सीखी हैं, ये उस पर काम करता है। और ये ही रीज़न होता है कि हमें किसी चीज़ का गिल्ट फील होता है जब हम कुछ काम गलत करते हैं या फिर किसी जो सोसाइटी का रूल है उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो जो हमें गिल्ट होता है वो हमें ये सुपर ईगो की ही वजह से होता है मैकेनिज्म। अब इड और सुपर ईगो के बीच में जब खींचातानी होती है तो फ्रॉइड का कहना था कि इड और सुपर ईगो के बीच में हमेशा कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो एनजाइटी कॉज होती है एक इंसान के अंदर। तो उस एनजाइटी से बचने के लिए ईगो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। वो उन्होंने यहाँ पे वो बताई थी कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं: रिप्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, रिग्रेशन या सब्लिमेशन। अब मैकेनिज्म के टर्म्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म ईगो यूज़ करता है एनजाइटी से बचने के लिए। चौथा उन्होंने कुछ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है एक इंसान का उसकी कुछ स्टेजेस बताई थी। 5 स्टेजेस थी जो ये हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ओरल स्टेज 0 से 1 साल की होती है, एनल स्टेज 1 से 3 साल तक, फेलिक स्टेज 3 से 6 साल तक, लेटेंसी स्टेज 6 से 40 तक और जेनिटल स्टेज 40 से हमारी स्टार्ट होती है। ओरल स्टेज में जो भी हमारा प्लेजर होता है वो माउथ के थ्रू जाता है। चिल्ड्रन जो भी खाता है, पीता है या बाइटिंग करता है वो माउथ के थ्रू होगा, तो ओरल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होता है? जो प्लेजर है वो हमारे बॉल या ब्लैडर एलिमिनेशन के थ्रू होता है। उसका जो सारा फोकस होता है वो इंडिपेंडेंस और कंट्रोल में चला जाता है। अब जैसे कि इस एज पे जो बच्चा होता है वो अपने यूरेनल्स और
OT वगैरह उस पर उसका कंट्रोल होता है कि वो अपनी उसको अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता है और अपनी इच्छा से रिलीज़ कर देता है, तो सारा फोकस उसका कंट्रोल पे हो जाता है। फैलिक स्टेज हमारा 3 to 6 ईयर्स होता है। इसमें जो सारा फोकस होता है हमारा जेनिटल्स पे होता है और हमारी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो डेवलप होने लगती है। तो फैलिक स्टेज में क्या होता है कि इंसान अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को पहचानने लगता है। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ओपीडस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो ओपीडस होता है वो बॉयज़ में होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है वो गर्ल्स में होता है। ये क्या होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे इस एज में जो बच्चा होता है वो अपनी, अगर बॉय है तो वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और उसके पिता से उसकी राइवलरी रहती है। और वहीं गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें वो अपने फादर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और मदर से उनकी थोड़ी राइवलरी वो रहती है। तो ये हमारा फैलिक स्टेज होता है। लेटेंसी स्टेज हमारा 6 ईयर से प्यूबर्टी तक रहता है। यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग जो होती हैं वो रिप्रेस हो जाती है और हमारा सारा ध्यान हमारे सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ होता है, जिसमें हम स्कूल, अपने फ्रेंड्स और इन सब पे ज़्यादा फोकस में रहते हैं। फिर जो जेनिटल स्टेज होता है ये प्यूबर्टी के बाद होता है जब इंसान साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट उन्होंने बताया था साइको एनालिसिस। हाँ, तो साइको एनालिसिस के 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ड्रीम एनालिसिस और पैराक्सिस। साइको एनालिसिस जिसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में थोड़ा लिख भी दिया है कि इट इज़ द फ्रॉइडियन स्लिप और स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, या फिर एरर ऑफ स्पीच होता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, पैराक्सिस आर अनइंटेंशनल एक्ट दैट ऑकर व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसका भी कुछ ना कुछ एक मीनिंग है हमारे लाइफ में। तो सिगमंड फ्रॉइड का यही था साइकोएनालिटिक थ्योरी, ये इतनी थी सिगमंड फ्रॉइड की। नेक्स्ट हमारी आती है पावलोव लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इस थ्योरी में जो आपको एक सबसे बड़ा टर्म याद रखने की ज़रूरत है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक डॉग था। पावलोव ने पहली बार तो अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, एक डॉग पे किया था। उन्होंने डॉग के साथ बिफोर का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बिफोर कंडीशनिंग में उसने क्या किया कि फूड को डॉग के सामने लाए तो जो डॉग था उसका सलाइवा जनरेट होने लगा। तो ये उसका रिस्पॉन्स था जब अनकंडीशनल स्टिमुलस उसके सामने आया, और ये उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। इसमें हमने अभी कुछ नहीं ऐड किया। फिर हमने क्या किया, एक विसल लाए, ये हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था। विसल लाए, विसल बजाया तो डॉग के मुंह में कोई भी सलाइवा नहीं आया। तो ये अभी भी इस पर कुछ हमने कंडीशनिंग नहीं की है, तो इसका रिस्पॉन्स ऐसा था। अब हम कंडीशनिंग करेंगे इसकी कि हम सीटी बजाएंगे और फिर इसको खाना देंगे या खाना दिखाएंगे, तब जो है सलाइवा जनरेट होता है डॉग के मुंह से। तो हमने ये ऐसा कई बार किया। तो ये हम जो ये प्रोसेस थी इसको हमने कंडीशनिंग करी इस डॉग की कि जब जब हम सीटी बजाते थे तो इसको खाना देते थे और इसके मुंह में सलाइवा आता था। फिर जब हमने ये प्रोसेस कई बार किया, इसकी कंडीशनिंग हुई, तो फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब हम सिर्फ सीटी बजाते थे तो भी इस डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता था। तो ये इसका कंडीशनड रिस्पॉन्स था और ये हमारा कंडीशनड स्टिमुलस था कि हमने सिर्फ सीटी के उसमें भी जो इसका रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर लिया, इसके मुंह में सलाइवा आने लगा। तो ये पावलोव की लर्निंग थ्योरी थी पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट जो लर्निंग थ्योरी एक है वो स्किनर की भी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो है कि इन्होंने पहली बात तो कहा था जो बिहेवियर है वो उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, शेपिंग या ऑपरेंट चेम्बर, जिसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। और साथ ही साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी इनके थ्योरी में आता है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है कि जब इंसान को कोई चीज़ करने से कुछ ऐसा फेवरेबल रिजल्ट मिलता है तो अकॉर्डिंग टू स्किनर वो चीज़ वो रिपीटेटिव करते हैं, वो फिर वो दोबारा उस चीज़ को करते हैं कि उनको वही फेवरेबल रिजल्ट प्राप्त हो। तो इसका एग्जांपल जैसे आप देख लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने अच्छा होमवर्क किया था और टीचर ने उसको अच्छे मार्क्स दे दिए, तो अब वो फ्यूचर में भी वो बच्चा हमेशा अपना जो काम है वो अच्छे से करने की कोशिश करेगा कि उसको फिर से और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले। फिर रीइंफोर्समेंट भी होता है। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अब टीचर जब कोई बच्चा होमवर्क करके लाता है तो उसको स्टार देना स्टार्ट कर देता है। इससे हम उस पर हम ये फिर से रीइंफोर्स कर रहे हैं कि वो हम चाह रहे हैं कि वो बच्चा और अच्छे से काम करे, तो हम उसको स्टार दे रहे हैं। अब क्या होगा कि वो बच्चा स्टार पाने की लालच में काम करने लगेगा, तो वो रीइंफोर्समेंट हो जाता है। तो स्किनर ने इसके थ्रू ये बताना चाहा था कि जो बिहेवियर है हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तरह एक तरह से हमने स्टूडेंट का बिहेवियर कंट्रोल कर लिया कि अब हम जब उसको हम चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे तो हमने उसको पहले स्टार देने लगे, और या फिर हमने स्टार नहीं दिया, और जो हमने स्टार नहीं दिया वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा कि हमने उसको स्टार नहीं दिया, तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा और अगली बार वो और अच्छे से काम करेगा ताकि उसको स्टार मिले। तो ये इस तरह से हमने उसका बिहेवियर कंट्रोल कर लिया। ये हमारी थ्योरी ऑफ लर्निंग थी स्किनर की। 3 थ्योरी हैं। अब चौथी जो थ्योरी है हमारी वो है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या है, इन्होंने ये बताया था कि इंडिविजुअल के डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड हैं, उनको उन्होंने एक हायरार्किकल ऑर्डर में
अरेंज किया था। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो पीपल हैं वो इन नीड्स को लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ लेके जाते हैं। जो पहली लेवल है वो है फिजियोलॉजिकल, दूसरी है सेफ्टी, तीसरी लव बिलोंगिंग, चौथी स्टीम एंड पांचवी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये लास्ट स्टेज होती है। जो सबसे लोअर नीड होती है यही इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि जो हमारा पर्सनैलिटी में जो नीड्स हैं वो हमारी नीचे से ऊपर की तरफ फुलफिलमेंट की तरफ जाती है। सबसे पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करता है, जैसे कि फूड, ब्रीडिंग, वाटर, सेक्स, स्लीप। तो जब उसकी ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तब वो सेफ्टी की तरफ जाता है। देन जब ये वाली नीड फुलफिल हो जाती है तब वो लव बिलोंगिंग, जब ये भी फुलफिल हो जाती है तब वो स्टीम की तरफ, जब ये भी फुलफिल हो जाती है तब वो अपने फाइनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाता है। तो ये मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल आपको याद होनी चाहिए कि किस लेवल पे कौन सी नीड्स हैं। तीसरे पे हमारी लव बिलोंगिंग है, चौथे पे स्टीम है और पहले पे फिजियोलॉजिकल। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। अगली थ्योरी है हमारी कार्ल रोजर की। इन्होंने जो एम्फेसिस दिया था वो दिया था इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इन फॉर्मिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट में। इन्होंने दो तरह के वो भी बताए थे, एक आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? आइडियल सेल्फ होता है जो हम बनना चाहते हैं, और रियल सेल्फ जो इस वक्त हम एक्चुअल में हैं। और ये दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं जब एक इंसान वो नहीं बन पाता, जब अपना आइडियल सेल्फ नहीं अचीव कर पाता, और उसका जब उसका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ सेम नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिससे एक पर्सन में एंजाइटी या फिर जिससे एक पर्सन में एंजाइटी क्रिएट होती है। तो अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? जब हमारा रियल सेल्फ जो आइडियल सेल्फ है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। तो ये टर्म आपको याद होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस जब हमारा रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। और आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ क्या होता है? रियल सेल्फ जो एक्चुअल में हम अभी हैं, और आइडियल सेल्फ जो हम जैसा हम बनना चाहते हैं। तो ये 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थी। आइए इस रिलेटेड कुछ MCQs हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। पहली है ड्रीम एनालिसिस इज़ रिलेटेड टू फ्रॉयड, पावलोव, कार्ल जंग या स्किनर। तो ड्रीम एनालिसिस किसका कॉन्सेप्ट है? हमारा फ्रॉयड का। दूसरा है पावलोव परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किया था? डॉग पे। तीसरा है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज प्रपोज्ड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग इसका टर्म है पावलोव का ही। पावलोव ने कंडीशनिंग के बारे में बताया था जिसमें उन्होंने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। चौथा है हमारा स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या सोशल लर्निंग। तो स्किनर की जो लर्निंग थ्योरी है वो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। पांचवी हमारा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बताता है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आर हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ्टी नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर सोशल नीड्स, या इंडिविजुअल प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। तो हमारा जो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो यही बताता है कि इंडिविजुअल की जो प्रोग्रेस है वो लोअर लेवल से हायर लेवल की नीड्स की तरफ जाती है। इसमें ये वाला ऑप्शन भी जैसे दिया हुआ है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो ये भी सही हो सकता है। पर यहाँ पे पूरी एक उस थ्योरी के बारे में पूछा है कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो एक्चुअल में वो पूरी नीड्स हैं वो क्या बताती है। तो ये वाला यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि इंडिविजुअल की जो प्रोग्रेस है वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाती है। यही मास्लो ने बताया था अपने हायरार्की ऑफ नीड्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ फ्रॉयड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद ओपीडियस कॉम्प्लेक्स। अब ओपीडियस जो कॉम्प्लेक्स है वो किस स्टेज में आता है? क्या बताया था हमने? सी, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में हमारा ओपीडियस कॉम्प्लेक्स होता है जो कि बॉयज़ में होता है। और गर्ल्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व fulfilling of one's unique potential, meeting physiological needs, seeking external validation या avoiding punishment। तो हमारा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है वो होता है फुलफिलिंग ऑफ वन यूनिक पोटेंशियल। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब कोई इंसान अपनी जो उसका पोटेंशियल है उसको फुलफिल कर, जो उसका एकदम एक्सट्रीम पोटेंशियल है जितना तक वो अचीव कर सकता है उसको फुलफिल करता है, तो वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। मीटिंग फिजियोलॉजिकल नीड्स तो हमारा पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट वो है जिसकी जो सबसे पहली नीड हमारी है वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। एट्थ है हमारा, द ईगो एम्प्लॉयज डिफेंस मैकेनिज्म टू। अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों अप्लाई करता है? सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ द इड, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, सप्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुपर ईगो या नन ऑफ द अबव। तो इड जो ईगो है वो डिफेंस मैकेनिज्म कब अपनाएगा? जब उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होगा उससे इड और सुपर ईगो के बीच में, जो कि एंजाइटी कॉज कर रहे होंगे। नाइन्थ है हमारा, द कंपोनेंट ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल एंड सीक टू फाइंड द रियलिस्टिक एंड सोशली एक्सेप्टेड वेज टू सेटिस्फाई द डिज़ायर। तो ईगो है हमारा जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और इड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड सुपर ईगो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आप हमें ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10th है हमारा, करेक्ट सीक्वेंस बताना है सिगमंड फ्रॉयड के जो स्टेजेस हैं उसके, किसके स्टेजेस हैं? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले हमारा आता है ओरल, फिर हमारा आता है एनल, फिर आता है फेलिक, फिर आता है लेटेंसी, फिर आता है जेनिटल। तो सी इज़ द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन हो गए, ये 11वां क्वेश्चन शगुन के लिए।
मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, किसने बात करी थी इस कॉन्सेप्ट पे, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो कार्ल रोजर का है। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा कार्ल रोजर का है। अब साइको एनालिटिकल किसका है, साइको एनालिटिकल सिगमंड फ्रॉइड का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन से रिलेटेड किसने बात करी थी और लर्निंग से रिलेटेड किसने बात करी थी, लर्निंग से रिलेटेड बात करी थी हमारी स्किनर ने, और मोटिवेशन से रिलेटेड बात करी है हमारी मैस्लो ने। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, ओके, डी का हमारा 1, तो डी का हमारा 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी है पे मिल जाएगी। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @GK ज़रूरी है पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने जो भी क्वेरी या डाउट्स हैं हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आने वाले समय में और भी ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए।